तो अभी हम लोग ये वाली वीडियो में बात करेंगे ट्रेन कॉन्फ़िगरेशन एंड इट्स टेक्निकल एनालिसिस, मतलब ट्रेन के कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बात करेंगे और ट्रेन में जो हम लोग सब सिस्टम जो यूज़ करते हैं उसकी टेक्निकलिटी के बारे में बात करेंगे, उसके टेक्निकल फीचर्स के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले किसी भी ट्रेन में अगर हम लोग देखें हमें 4 से 5 सब सिस्टम मिलेंगे, जैसे कि इलेक्ट्रिकल सिस्टम हो गया, मैकेनिकल सिस्टम हो गया, इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम हो गया, थर्मोडायनेमिक सिस्टम हो गया, फिर उसके बाद कंप्यूटर एंड इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम हो गया, राइट। तो कोई भी जो ट्रेन होती है बेसिकली 5 to 6 सब सिस्टम से मिलके बनी होती है। जैसे कि अगर हम लोग देखें, पहला हमने बात किया मैकेनिकल सिस्टम। अब ये मैकेनिकल सिस्टम में हमें क्या मिलता है, बोगीज़ मिलती है, एयर कंप्रेसर मिलता है, राइट। तो ये सब है क्या, ये मैकेनिकल सिस्टम है, राइट। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें हमारे पास ट्रेन में इलेक्ट्रिकल सिस्टम भी है। इलेक्ट्रिकल सिस्टम में क्या होता है, जैसे कि पेंटोग्राफ हो गया, फिर उसके बाद कन्वर्टर इन्वर्टर हो गया, स्टैटिक इन्वर्टर हो गया। तो सारी चीज़ के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो ये सब है क्या, ये सब इलेक्ट्रिकल सिस्टम की कैटेगरी में आ गया। फिर उसके बाद हमारे पास होता है इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम। तो इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम में क्या आ गया, हमारा कपलर आ गया। जो कपलर होता है वो क्या करता है, बेसिकली ट्रेन के जो कोचेज़ होते हैं, ट्रेन की जो कार्स होती है, उसे एक दूसरे के साथ कनेक्ट करने का काम करता है। फिर उसके बाद थर्मोडायनेमिक सिस्टम हो गया। थर्मोडायनेमिक सिस्टम में कौन सा सिस्टम है, वेंटिलेशन एयर कंडीशनिंग सिस्टम, मतलब जो ट्रेन में जो एसी होता है उसको हम लोग थर्मोडायनेमिक सिस्टम बोल सकते हैं। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें न्यूमेटिक सिस्टम हो गया। न्यूमेटिक सिस्टम में अगर हम लोग देखें, न्यूमेटिक सिस्टम मैकेनिकल सिस्टम की कैटेगरी में आता है। न्यूमेटिक सिस्टम में हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली जो एयर होती है उसको हम लोग जनरेट करते हैं, कंप्रेसर से एयर हम लोग बनाते हैं, कंप्रेसर, और वो जो कंप्रेस एयर होती है उसको हम लोग अलग अलग जगह सर्कुलेट करवाते हैं फॉर वेरियस एप्लीकेशन। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें कंप्यूटराइज्ड एंड इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। कंप्यूटराइज सिस्टम में हमारे पास क्या है, कंप्यूटराइज सिस्टम में अगर हम लोग देखें हमारे पास होता है TCMS, जिसे बेसिकली बोला जाता है ट्रेन कंट्रोल मैनेजमेंट सिस्टम, ट्रेन कंट्रोल मॉनिटरिंग सिस्टम भी बोल सकते हैं। तो जो TCMS होता है बेसिकली क्या करता है, ट्रेन में जो अलग अलग जो सब सिस्टम जो लगे होते हैं उससे कम्युनिकेट करने का काम करता है। और किसी भी सब सिस्टम में अगर फॉल्ट आ जाता है या फिर किसी भी कोई भी सब सिस्टम अगर काम नहीं कर रहा है, तो ऐसे केस में ये हमें किस में पता चलता है, TCMS में पता चलता है, जिसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। जैसे कि हमने बात किया, जो TCMS है एक तरीके से कंप्यूटराइज सिस्टम है। ये सारे सब सिस्टम के साथ क्या करता है, कम्युनिकेट करता है। जैसे कि अगर हम लोग देखें ट्रेन की AC को अगर मुझे चलाना हो तो TCMS जो कि कंप्यूटराइज सिस्टम है, तो उसके थ्रू मैं जो ट्रेन की जो AC है उसका जो टेम्परेचर है उसको मैं क्या कर सकता हूँ, वेरी कर सकता हूँ। तो ये बेसिकली जो है ये अलग अलग सब सिस्टम होते हैं ट्रेन में, राइट। अभी यहाँ पर अगर हम लोग देखें, कोई भी जो ट्रेन होती है किससे मिलके बनी होती है, यूनिट से मिलके बनी होती है। और जो यूनिट होती है वो किससे मिलके बनी होती है, कार से मिलके बनी होती है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमने बेसिकली ट्रेन कंसिडर किया है। ट्रेन में अगर हम लोग देखें हमें क्या दिखाई दे रहा है, कोचेज़ दिखाई दे रहे हैं, जिसको हम लोग कार भी बोलते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये हमें पहली वाली कार दिखाई दे रही है, यहाँ पर ये दूसरी कार, यहाँ पर ये तीसरी कार, चौथी कार, यहाँ पर ये 5वीं वाली कार, 6ठी वाली कार, 7वीं वाली कार, और यहाँ पर ये हमें 8वीं वाली कार दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, ये सारी कार को मिला के क्या बनता है, एक यूनिट बनता है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमने 3 कार को मिलाया तो हमें 1 यूनिट मिला। यहाँ पर ये 2 कार को मिलाया तो हमें दूसरा यूनिट मिला। और ये हमने 3 कार को मिला दिया आपस में तो हमें ये क्या मिल गया, ये हमें तीसरा यूनिट मिल गया। अब ये सारे यूनिट को अगर हम लोग एक दूसरे के साथ कनेक्ट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएंगी, हमें कंप्लीट ट्रेन मिल जाएंगी। अभी एक चीज़ अगर हम लोग देखें, 2 जो यूनिट है, 2 यूनिट को कपल करने का, जो 2 कार है, ट्रेन के जो 2 डब्बे होते हैं उसे कपल करने का काम कौन करता है, कपलर करता है और गैंगवे करता है, राइट। अब ट्रेन के यहाँ पर ट्रेन में 3 तरीके के कपलर होते हैं, जिसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। फ्रंट ऑटोमेटिक कपलर होता है, इंटरमीडिएट कपलर होता है, सेमी परमानेंट कपलर होता है। अभी यहाँ पर जैसे हमने बात किया, ट्रेन की 2 जो कार होती है, 2 कार को 2 कोच को कनेक्ट करने का काम कौन करता है, कपलर करता है और गैंगवे करता है। उसके बाद अभी अगर हम लोग देखें, ट्रेन की 2 जो यूनिट है, ट्रेन की 2 यूनिट को कपल करने का काम कौन करता है, ये भी कपलर ही करता है, बट वो जो कपलर होता है उसको हम लोग इंटरमीडिएट कपलर बोलते हैं। और ट्रेन की 2 जो कार होती है, ट्रेन की 2 जो कार होती है उसको कनेक्ट करने का काम कौन करता है, सेमी परमानेंट कपलर करता है। यहाँ पर ये जो ट्रेन हमें जो दिखाई दे रही है, ट्रेन के सबसे आगे जो कपलर जो लगा होता है, जो कि एक एरो की टिप शो कर रही है, वो जो कपलर होता है उसको हम लोग बोलते हैं फ्रंट ऑटोमेटिक कपलर। अभी यहाँ पर ये 2 कार के बीच में जो कपलर होगा उसको हम लोग बेसिकली बोलेंगे सेमी परमानेंट कपलर। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें, ये एक यूनिट हमें दिखाई दे रही है, दूसरी यूनिट हमें ये दिखाई दे रही है, तीसरी यूनिट हमें ये दिखाई दे रही है। तो ये तीनों यूनिट को कपल करने का काम कौन करेगा, इंटरमीडिएट कपलर करता है। अभी यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये क्या लिखा है, यहाँ पर ये हम लोग ये जो कार जो हमने कंसिडर किया है, यहाँ पर ये एक यूनिट में हमें 3 कार मिल रही है, यहाँ पर ये हमें 2 कार मिल रही है, यहाँ पर अगेन हमें 3 कार मिल रही है। कार का मतलब क्या होता है, एक ट्रेन का डब्बा, एक ट्रेन का डब्बा जो होता है या फिर डिब्बा, जो कि हम लोग नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं कार। अभी यहाँ पर अगर हम लोग देखें,
यहाँ पर ये जो कार है इसको हम लोग किस तरीके से पहचानेंगे। कार को पहचानने का एक सिंपल सा तरीका है, हम लोग ये देखते हैं कि कार में मोटर लगी है या नहीं। कार में अगर मोटर लगी होती है तो उसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं मोटर कार। कार में अगर मोटर नहीं लगी होती है तो उसको हम लोग बोलते हैं ट्रेलर कार। तो यहाँ पर ये जो पहली वाली जो कार हमें जो दिखाई दे रही है इसको हम लोग बोलेंगे ड्राइवर मोटर कार। इसको हम लोग ड्राइवर मोटर कार क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि अगर हम लोग देखें इसके आगे ड्राइवर बैठेगा, जो ड्राइवर होगा वो ट्रेन को चलाएगा। ट्रेन को चलाने के लिए अलग अलग मोड्स होते हैं, जैसे कि ऑटोमेटिक मोड हो गया, फिर उसके बाद सुपरविजरी मोड हो गया, रेस्ट्रिक्टेड मैनुअल मोड हो गया, कोडेड मैनुअल मोड हो गया, कटआउट मोड हो गया, रन ऑन साइड मोड हो गया। तो सारे मोड्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। ट्रेन किस तरीके से चलती है, ट्रेन का ऑपरेशन किस तरीके से होता है, तो हर एक चीज़ के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें जो पहली वाली जो कार है इसको हम लोग बेसिकली बोलेंगे ड्राइवर मोटर कार 1। यहाँ पर हमने 1 क्यों लगा दिया, क्योंकि हमें लास्ट में भी अगर हम लोग देखें एक ड्राइवर मोटर कार मिलेंगी तो उसको हमने नाम दे दिया ड्राइवर मोटर कार 2। तो हमारे पास 2 ड्राइवर मोटर कार है। वैसे तो मोटर कार ये पूरे कॉन्फ़िगरेशन में अगर हम लोग देखें 6 है, बट यहाँ पर अगर हम लोग देखें यहाँ पर हमने ये 1 नंबर, यहाँ पर ये 1, यहाँ पर ये 1, यहाँ पर ये 2, ये 3, ये 4, ये 2 हमने क्यों लगा के रखा है अल्फ़ाबेटिकल, ये अल्फ़ाबेटिकल लेटर्स के बाद, ताकि हम लोग जो चीज़ें उसको हम लोग समझ पाएँ, हमारे कन्वीनियंस के लिए हमने लगा के रखा है। यहाँ पर ये जो पहले वाली जो कार है, चीज़ें मतलब जो कार है उसको हम लोग समझ पाए, तो इसलिए हमने कन्वीनियंस के लिए यहाँ पर ये नंबर डाल के रखा है, राइट। जैसे अगर मैं यहाँ पर ये 1, 1, 2, 3 अगर मैं ये डालूँगा नहीं, राइट, तो मुझे कैसा पता चलेगा। जैसे कि हमने बात किया जो मोटर कार है यहाँ पर ये पूरी ट्रेन में हमें 6 दिखाई दे रही है, और जो ट्रेलर कार है हमें 2 दिखाई दे रही है। तो अभी मेरे को कोई स्पेसिफिक वाली मोटर कार के बारे में अगर बात करना हो तो मैं उसको कैसा पता करूँगा, उसको मैं एक नंबर दे दूंगा। तो मान लेते हैं मैंने नंबर दे दिया 4, तो मैं अगर बोलूँ MC4 तो इसका मतलब मैं 4th वाली जो मोटर कार है उसके बारे में बात कर रहा हूँ, राइट। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें ये जो पहली वाली जो कार है इसको हम लोग बोलेंगे ड्राइवर मोटर कार 1। इसको हम लोग ड्राइवर मोटर कार 1 इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसमें ड्राइवर भी बैठेगा और इसमें मोटर भी लगी है। मोटर कहाँ पर लगी होती है, बोगी में लगी होती है। तो जो बोगी होती है क्या करती है, जो बोगी होती है बेसिकली ट्रेन की जो कार होती है उसके साथ कनेक्टेड होती है, राइट। यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो ऊपर हमें जो दिखाई दे रहा है, जस्ट होल्ड ऑन, जस्ट होल्ड ऑन। तो जो ऊपर हमें जो दिखाई दे रहा है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो नीचे की तरफ हमें जो दिखाई दे रहा है, हम लोग सिंपल वर्ड में बोल सकते हैं बोगी क्या है। जो बोगी है वो एक ऐसा मैकेनिकल अरेंजमेंट होता है जिसके साथ ट्रेन का व्हील कनेक्टेड होता है। तो ट्रेन का व्हील जिसके साथ कनेक्टेड होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बोगी बोलते हैं। क्या ट्रेन का व्हील ट्रेन की कार के साथ कनेक्टेड होता है, नहीं कनेक्टेड होता है, राइट। तो ट्रेन की कार को हम लोग बोगी नहीं बोल सकते। तो ये बेसिकली हमने नीचे की तरफ बोगी कंसिडर करके रखा है। तो यहाँ पर ये पहली वाली ड्राइवर मोटर कार 1। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें दूसरी वाली है बेसिकली ट्रेलर कार 1, राइट। अब यहाँ पर इसको हम लोग ट्रेलर कार क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें कोई मोटर नहीं लगी है। फिर ये तीसरी वाली अगर हम लोग देखें हमें मिल गई मोटर कार 1, राइट। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें यहाँ पर ये एक यूनिट में हमें क्या मिला, ड्राइवर मोटर कार 1, ट्रेलर कार 1, फिर उसके बाद मोटर कार 1, राइट। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें यहाँ पर हमें मोटर कार 2 दिखाई दे रही है, यहाँ पर मोटर कार 3 दिखाई दे रही है, यहाँ पर मोटर कार 4 दिखाई दे रही है, राइट। यहाँ पर मोटर कार क्यों बोल रही है, क्योंकि बोगी में मोटर लगी है। फिर उसके बाद यहाँ पर ये ट्रेलर कार 2 हमें दिखाई दे रही है और यहाँ पर ये ड्राइवर मोटर कार 2 दिखाई दे रही है। तो ये कॉन्फ़िगरेशन को अगर हम लोग देखें सिंपली, अगर हम लोग कैसे याद रखें, पहला ड्राइवर मोटर कार 1, ट्रेलर कार 1, फिर उसके बाद मोटर कार 1, मोटर कार 2, मोटर कार 3, मोटर कार 4। तो मोटर कार 1, मोटर कार 2, मोटर कार 3, मोटर कार 4, फिर उसके बाद ड्राइवर ट्रेलर कार 2, फिर उसके बाद ड्राइवर मोटर कार 2। तो कुछ इस तरीके से हम लोग याद रख सकते हैं। बट यूनिट वाइज अगर हम लोग देखें याद रखना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो यूनिट वाइज अगर याद रखना हो तो हमें ड्राइवर मोटर कार 1, ट्रेलर कार 1 और मोटर कार 1 एक यूनिट बन गई। फिर उसके बाद दूसरी यूनिट में मोटर कार 2 और मोटर कार 3 है, पर दूसरी यूनिट में सिर्फ मोटर कार है जो कि है मोटर कार 2 और मोटर कार 3। अगर मैं बोलूँ सेकंड यूनिट, सेकंड का मतलब क्या होता है 2, तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें मोटर कार 2 और यहाँ पर ये मोटर कार 3। तीसरी वाली यूनिट में अगर हम लोग देखें मोटर कार 4, ट्रेलर कार 2, यहाँ पर ये ड्राइवर मोटर कार 2। इसको याद रखने के लिए मैं ये वाली मेथड का यूज़ करता हूँ, ड्राइवर मोटर कार 1, ट्रेलर कार 1, मोटर कार 1, मोटर कार 2, मोटर कार 3, मोटर कार 4, फिर ट्रेलर कार 2, फिर उसके बाद ड्राइवर मोटर कार 2। अभी यहाँ पर अगर हम लोग देखें यहाँ पर हमें टोटल कितनी कार दिखाई दे रही है, टोटल हमें 8 कार दिखाई दे रही है, राइट। तो यहाँ पर ये जो 8 कार है, 8 कार, और एक कार में अगर हम लोग देखें कितनी बोगी दिखाई दे रही है, एक कार में हमें बेसिकली 2 बोगी दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर ये पूरी ट्रेन में कितनी बोगी होगी, 8 × 2 अगर हम लोग कंसिडर करें तो हमें मिल जाएगा 16। तो यहाँ पर ये पूरी जो बोगी इसमें हमें, ये पूरी जो ट्रेन है इसमें हमें कितनी बोगी मिल रही है, पूरी बोगी में ये पूरी ट्रेन में हमें 16 बोगीज़ मिल रही है,
राइट। 16 बोगीज मिल रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 बोगी मिल रही है। अभी यहाँ पर अगर हम लोग देखें बोगी में लगा होता है एक्सल, राइट। अब ये जो एक्सल होता है वो क्या होता है, जो दो व्हील होते हैं, जैसे कि हमें पता है किसी भी अगर हम लोग व्हीकल में देखें तो हमें कितने व्हील मिलेंगे, 4 व्हील मिलेंगे, आगे 2 व्हील लगे रहेंगे, पीछे 2 व्हील लगे रहेंगे। तो ये जो दो व्हील होते हैं ट्रेन में, जो व्हील होते हैं वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं, किसके थ्रू, एक्सल के थ्रू। यहाँ पर अगर हम लोग ध्यान से देखें, यहाँ पर ये कर्सर की टिप, ये जो पहला वाला ट्रेन का जो व्हील हमें जो दिखाई दे रहा है, ये पहला वाला ट्रेन का व्हील, उसके एडजेसेंट साइड में भी एक ट्रेन का व्हील होगा, तो दोनों जो ट्रेन के व्हील है एक एक्सल के साथ कनेक्टेड है, राइट। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, अगर हमें बोगी, अगर हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं कि जो एक बोगी होती है इसमें हमें कितने एक्सल मिलते हैं, एक बोगी में बेसिकली हमें 2 एक्सल्स मिलते हैं, राइट। अभी जो एक्सल होते हैं वो क्या करते हैं, 2 व्हील को कनेक्ट करने का काम करते हैं, सिंपल वर्ड में हम लोग बोल सकते हैं। तो यहाँ पर अगर पूरी ट्रेन में अगर 16 बोगी है और एक बोगी में 2 एक्सल है, तो पूरी ट्रेन में एक्सल कितने हो गए, 16 × 2 करें तो हमें कितना मिल जाएगा, 32। तो पूरी ट्रेन में कितने एक्सल होने वाले, पूरी ट्रेन में 32 एक्सल हो गए। और हर एक जो एक्सल है वो कितना लोड कैरी कर सकता है, लोड बेयरिंग कैपेसिटी 17 टन होती है हर एक एक्सल की लोड बेयरिंग कैपेसिटी। एक्सल क्या होता है बोगी के वीडियो में हम लोग पूरा डिटेल में डिस्कशन करेंगे। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें ट्रेन में टोटल व्हील कितना होता है, यहाँ पर ये पूरी जो ट्रेन है, ये पूरी ट्रेन में टोटल व्हील कितना है, यहाँ पर अगर हम लोग देखें एक्सल अगर 32 है और एक एक्सल के साथ 2 व्हील कनेक्टेड होते हैं, राइट। तो 32 × 2 अगर हम लोग कंसिडर करें तो हमें कितना मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा 64। तो ये पूरे ट्रेन में अगर हम लोग देखें जो व्हील हो गए कितने हो गए, 64 हो गए। तो जब 8 कार की ट्रेन होती है तो ऐसे केस में जो व्हील होते हैं वो कितने होते हैं, 64 होते हैं। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये ट्रेन का अगर हम लोग देखें यूनिट कॉन्फ़िगरेशन 3 2 3, तो यहाँ पर वही लिखा है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें 3 2 3 कार कॉन्फ़िगरेशन। अभी यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये जो ट्रेन है, ये जो ट्रेन है इसकी जो गेज लेंथ है, मतलब जो ट्रेन जो ट्रैक पे चलती है, ट्रैक की कुछ गेज होगी, स्टैंडर्ड गेज है। तो स्टैंडर्ड गेज का जो डायमेंशन होता है कितना होता है, 1435 होता है। कितना होता है, 1435। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो 8 कार की जो ट्रेन है इसकी जो टोटल लेंथ है कितनी है, यहाँ पर अगर हम लोग देखें टोटल लेंथ ऑफ ट्रेन ये कुछ इतनी होती है, यहाँ पर अगर हम लोग देखें कुछ इतनी होती है 1,77,200 mm, राइट। तो इतनी ट्रेन की जो ट्रेन का जो डायमेंशन जो हम लोग जो मेजर करते हैं वो किस में करते हैं, mm में मेजर करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रेन की टोटल जो लेंथ है कितनी है, ट्रेन की जो टोटल जो लेंथ है वो बेसिकली 1,77,200 mm, कितनी है, 1,77,200 mm, राइट। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जैसे कि हमने बात किया ड्राइवर मोटर कार, जो ड्राइवर मोटर कार है उसकी जो लेंथ है वो कितनी है, बेसिकली 22,600 mm। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें जो ट्रेलर कार है उसकी जो लेंथ है वो कितनी है, बेसिकली 22,000 mm। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो ट्रेलर कार है उसकी जो लेंथ है कितनी है, 22,000 mm। और जो ड्राइवर कार है, डीएम कार, ड्राइवर मोटर कार, उसकी जो लेंथ है कितनी है, बेसिकली 22,600 mm। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो ड्राइवर मोटर कार है इसकी जो टोटल जो लेंथ है बेसिकली 22,600 mm है। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें जो मोटर कार और जो ट्रेलर कार है, मतलब यहाँ पर ये जो हमें जो ट्रेलर कार जो दिखाई दे रही है और ये जो मोटर कार जो दिखाई दे रही है, दोनों की जो लेंथ है कितनी है, वो सेम है, जो कि बेसिकली 22,000 mm। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 22,000 mm। अब यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें ये सब हम लोग स्किप कर देते हैं। यहाँ पर अगर हम लोग देखें डिज़ाइन स्पीड, ये जो ट्रेन है इसकी जो डिज़ाइन स्पीड है कितनी है, 95 km/h। कितनी है, 95 km/h की स्पीड पे ये इसकी जो डिज़ाइन जो स्पीड है, मतलब कितने स्पीड के लिए डिज़ाइन किया गया, 95 km/h। और जो मैक्सिमम जो ऑपरेशनल जो स्पीड है वो कितनी है, वो है 85 km/h। तो डिज़ाइन स्पीड 95 km/h, ऑपरेशनल स्पीड 85 km/h और जो एवरेज स्पीड है 35 km/h। तो ये तीन चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। डिज़ाइन स्पीड है 95 km/h, डिज़ाइन किस स्पीड पे डिज़ाइन किया गया वो है डिज़ाइन स्पीड जो कि 95 km/h। ऑपरेशनल स्पीड जो है बेसिकली 85 km/h है, एवरेज स्पीड कितनी है, 35 km/h। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें एमरजेंसी ब्रेक रेट, जब हम लोग एमरजेंसी ब्रेक लगाते हैं, एमरजेंसी ब्रेक के बारे में भी हम लोग बात करेंगे डिटेल में। तो जब हम लोग एमरजेंसी ब्रेक लगाते हैं तो ऐसे केस में अगर हम लोग देखें जो एक्सेलरेशन होता है कितना होता है, 1.3 मीटर/s²। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें पर सेकेंड स्क्वायर में ट्रेन 1.3 मीटर कवर करेगी। और यहाँ पर अगर हम लोग देखें ट्रेन में अगर हम लोग देखें एक्सेलरेशन 1.2, नॉर्मल एक्सेलरेशन 1.2 मीटर/s² होता है। और जो मैक्सिमम जर्क रेट है ट्रेन में, जो मैक्सिमम जर्क रेट है कितना है, ये है बेसिकली 0.7 मीटर/s³। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टेक्निकल, इसी को हम लोग बेसिकली बोलते हैं टेक्निकल एनालिसिस या फिर टेक्निकल डेटा। तो एमरजेंसी ब्रेक रेट 1.3 मीटर/s²,
और जो मैक्सिमम जर्क रेट है कितना है 0.7 मीटर पर सेकंड क्यूब। तो एमरजेंसी ब्रेक रेट 1.3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। किसी भी ट्रेन का मैक्सिमम जर्क रेट कितना होता है 0.7 मीटर पर सेकंड क्यूब। तो अभी हम लोग बात कर लेते हैं हमारी ट्रेन में पैंटोग्राफ कितने हैं। तो जैसे हमने बात किया हमारी ट्रेन में जो कोचेज़ है, जो कार है, कोचेज़ नहीं हम लोग कार बोलते हैं। तो हमारी ट्रेन में टोटल जो कार है कितनी कार है 8 कार है, राइट। और 8 कार है। और अगर हम लोग देखें पैंटोग्राफ कितना होगा, पैंटोग्राफ 3 होगा। तो पैंटोग्राफ कहाँ पर लगा होगा, पैंटोग्राफ लगाने के लिए हम लोग पहला कंसिडर करेंगे ट्रेलर कार। ट्रेलर कार हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होगी जब हम लोग पैंटोग्राफ लगाएंगे ट्रेन में। तो हमारी पूरी ट्रेन में टोटल ट्रेलर कार कितनी है, 2 ट्रेलर कार है। पहली वाली ट्रेलर कार यहाँ पर है, दूसरी वाली ट्रेलर कार यहाँ पर है। तो दोनों ट्रेलर कार में हमने कुछ इस तरीके से पैंटो लगा दिया। तो यहाँ पर ये पहला पैंटो और यहाँ पर ये दूसरा पैंटो। तो TC1 TC2 एक हमने मोटर कार में भी लगाया जो कि मोटर कार 2। तो यहाँ पर ये MC2। तो ये वाली मोटर कार में भी हमने क्या किया, एक पैंटोग्राफ लगा दिया। तो टोटल कितने पैंटोग्राफ है हमारे पास, 3 पैंटोग्राफ है। ये कैसा याद रखें, पैंटोग्राफ हम लोग ट्रेलर कार में लगाएंगे, फर्स्ट प्रायोरिटी ट्रेलर कार को मिलेंगी। तो TC1 ट्रेलर कार, TC2 ट्रेलर कार, यहाँ पर ये TC2 है तो MC2 कंसिडर कर लेते हैं। यहाँ पर हमने MC2 मोटर कार में भी पैंटोग्राफ लगा दिया। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें और एक चीज़, यहाँ पर ये एक कार में कितने डोर हमें मिल रहे हैं, 8 डोर मिल रहे हैं। यहाँ पर ये फर्स्ट डोर, सेकंड डोर, थर्ड और यहाँ पर ये फोर्थ वाला डोर। अभी ये पूरी ट्रेन में हमें कितनी कार मिल रही है, 8 कार मिल रही है। और एक कार में कितने डोर है, एक कार में बेसिकली 8 डोर है। तो पूरी ट्रेन में कितने डोर्स हो जाएंगे, पूरे ट्रेन में 8 × 8 अगर हम लोग करें तो 64 हो जाएगा। तो पूरे ट्रेन में 64 डोर्स हो जाएंगे। तो डोर के बारे में भी हम लोग डिटेल में डिस्कशन करेंगे आगे आने वाली वीडियो में, राइट। ये जो डोर होते हैं बेसिकली ऑटोमेटिक डोर होते हैं। जब हमारी ट्रेन स्टॉप पे आती है तो ऐसे कि इसमें डोर ओपन होते हैं और फिर जब हमारी ट्रेन डिपार्ट होती है तो ये डोर ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाते हैं। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें, हम लोग ट्रेन का मेंटेनेंस करते हैं। ट्रेन में हम लोग अलग अलग टेस्ट करते हैं जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे पूरा डिटेल में। तो ट्रेन का मेंटेनेंस करने के लिए, ट्रेन की टेस्टिंग करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ट्रेन को यार्ड में लेके जाते हैं। तो जब हम लोग ट्रेन को यार्ड में लेके जाते हैं तो ऐसे केस में हमारे पास अलग अलग लाइन होती है, जैसे कि इंस्पेक्शन बे लाइन हो गया, वर्कशॉप लाइन हो गया, स्टेबलिंग लाइन हो गई। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें पता होना चाहिए ट्रेन का अंडर फ्रेम और ओवर फ्रेम। अंडर फ्रेम और ओवर फ्रेम का मतलब क्या होता है, ओवर फ्रेम मतलब जो ट्रेन का जो रूफ होता है उसके ऊपर जो इक्विपमेंट्स होते हैं, जैसे कि पैंटोग्राफ लगा होता है, हाई वेंटिलेशन एयर कंडीशनिंग सिस्टम लगा होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं ओवर फ्रेम इक्विपमेंट। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें ट्रेन में अंडर फ्रेम इक्विपमेंट, अंडर फ्रेम इक्विपमेंट मतलब ट्रेन के नीचे, ट्रेन की जो फ्रेम होती है उसके नीचे जो इक्विपमेंट्स जो लगे होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं अंडर फ्रेम इक्विपमेंट। अंडर फ्रेम इक्विपमेंट में क्या क्या लगा होता है, बोगी लगी होती है, कंप्रेसर लगा होता है, कन्वर्टर इन्वर्टर लगा होता है, स्टैटिक इन्वर्टर लगा होता है, ट्रांसफार्मर लगा होता है। तो ये अंडर फ्रेम में लगे होते हैं, राइट। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें ट्रेन का जब हम लोग मेंटेनेंस करते हैं तो ऐसे केस में अगर हम लोग देखें ओवर फ्रेम और जो अंडर फ्रेम है दोनों को हम लोग क्या करते हैं, क्लीन करते हैं, राइट। दोनों को हम लोग क्या करते हैं, क्लीन करते हैं। तो दोनों को हम लोग क्लीन करेंगे जब हमें अंडर फ्रेम मतलब ट्रेन के नीचे अगर हमें जाना होगा तो ऐसे केस में हमें क्या चाहिए होगी, हमें एक स्पेस चाहिए होगी। ट्रेन के नीचे जाके जब हम लोग क्लीन करेंगे तो हमें क्या बनाना होगा, हमें एक तरीके से पिट बनानी होगी और वो पिट के थ्रू हम लोग जाएंगे नीचे ट्रेन के और हम लोग क्या करेंगे, क्लीनिंग करेंगे ट्रेन के अंडर फ्रेम की। या फिर जो अंडर फ्रेम में जो मेंटेनेंस वर्क होगा या फिर ट्रबल शूटिंग वर्क होगा उसको हम लोग करेंगे वो पीट में जाके। तो जो पीट है वो हमें कहाँ पर मिलेंगी, जो पीट होती है वो हमें बेसिकली इंस्पेक्शन बे लाइन में मिलेंगी। तो ये जो इंस्पेक्शन बे लाइन है इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में IBL भी बोलते हैं। तो ये जो इंस्पेक्शन बे लाइन है इसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, ट्रेन का जो अंडर फ्रेम है, अंडर फ्रेम में जाके बेसिकली एक पिट बनी होती है और वो जो पिट है उसके थ्रू हम लोग ट्रेन के नीचे जाते हैं और ट्रेन के नीचे जितने भी जो पार्ट्स होते हैं उसको हम लोग मेंटेनेंस करने का काम करते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली हमने एक यार्ड या फिर बोल सकते हैं एक डिपो, ट्रेन जहाँ पर जाके खड़ी होती है मेंटेनेंस के टाइम, तो उसको हम लोग डिपो बोलते हैं, यार्ड भी बोल सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमने बेसिकली एक रेलवे का हमने यार्ड कंसिडर किया। तो रेलवे के यार्ड में या फिर हम लोग बोल सकते हो डिपो में जो इंस्पेक्शन बे लाइन है कितनी है, 4 है। तो इंस्पेक्शन बे लाइन टोटल कितनी है, 4 है। क्या इंस्पेक्शन बे लाइन में हम लोग जो अंडर फ्रेम है उसी का ही हम लोग इंस्पेक्शन कर सकते हैं, अंडर फ्रेम के जो इक्विपमेंट्स है उसी का ही मेंटेनेंस कर सकते हैं? नहीं, जो ओवर फ्रेम है उसका भी हम लोग मेंटेनेंस कर सकते हैं। मतलब जो ट्रेन के ऊपर जो फ्रेम जो लगा है, ट्रेन के ऊपर जो इक्विपमेंट्स है, वेंटिलेशन एयर कंडीशनिंग सिस्टम हो गया, फिर उसके बाद हमारा हाई वोल्टेज प्रोपल्शन सिस्टम हो गया, तो उसका भी हम लोग क्या कर सकते हैं, उसका भी हम लोग मेंटेनेंस कर सकते हैं। बट यहाँ पर अगर हम लोग देखें ये जो IBL लाइन हमने जो कंसिडर किया, IBL लाइन में अगर हम लोग देखें ऊपर की तरफ OHE लगी होती है। तो अगर हम लोग ट्रेन के ऊपर जाएंगे तो ऐसे केस में OHE से हमें इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा।
तो हम लोग क्या करते हैं, जब ट्रेन के ऊपर जाने का होता है तो ऐसे केस में क्या करते हैं, जो OHE होती है उसको हम लोग ऑफ़ कर देते हैं। OHE को ऑफ़ करने के बाद ही हम लोग ऊपर की तरफ जाते हैं और ट्रेन का जो ओवर फ्रेम के जो इक्विपमेंट्स होते हैं उसकी हम लोग क्लीनिंग करते हैं, उसका मेंटेनेंस टेस्टिंग ट्रबल शूटिंग करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जो हमें जो IBL जो लाइन मिल रही है, इंस्पेक्शन बे लाइन, ये टोटल कितनी मिल रही है, 4 मिल रही है। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें वर्कशॉप लाइन, अभी जो वर्कशॉप लाइन होती है ये बेसिकली ये एक ऐसी लाइन होती है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं वर्कशॉप होता है। ये वर्कशॉप में बेसिकली 3 ट्रैक बिछी होती है, तो यही रीज़न की वजह से यहाँ पर ये लाइन लिखा है, और यहाँ पर 3 ट्रैक बिछी होती है, तो यहाँ पर ये 3। तो जो वर्कशॉप लाइन होती है ये एक ऐसी लाइन होती है, या फिर बोल सकते हैं वर्कशॉप एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर बड़ी बड़ी EOT क्रेन्स लगी होती है। EOT का क्रेन्स का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रिक ओवरहेड ट्रैवलिंग क्रेन। अभी जो क्रेन होती है ये बेसिकली ओवरहेड क्रेन होती है, जिसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। तो वर्कशॉप को आइडेंटिफाई करने का यही तरीका है कि हम लोग देखें कि हमें बड़ी बड़ी क्रेन्स दिखाई दे रही है या नहीं। अगर हमें बड़ी बड़ी क्रेन्स अगर दिखाई दे रही होगी तो ऐसे केस में हम लोग वर्कशॉप में है। तो यहाँ पर ये जो वर्कशॉप है, वर्कशॉप लाइन बेसिकली कितनी है, 3 है। और यहाँ पर ये जो वर्कशॉप होता है इसमें हम लोग क्या करते हैं, ट्रेन की जो ओवरऑलिंग होती है उसको हम लोग करते हैं। जैसे कि ट्रेन के हर एक जो कंपोनेंट्स होते हैं उसको हम लोग निकालते हैं, और फिर उसके बाद वो कंपोनेंट्स में हम लोग टेस्टिंग करते हैं, मेंटेनेंस करते हैं, उसकी ओवरऑलिंग करते हैं। तो ये हम लोग किस में करते हैं, वर्कशॉप लाइन में हम लोग करते हैं। ट्रेन में अगर कुछ फॉल्ट हो जाता है ट्रेन के, मतलब मान लेते हैं ट्रेन की बोगी को हमें निकालना है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं ट्रेन के जो 2 यूनिट है उसे हमें अनकपल करना है, या फिर 2 कार को हमें अनकपल करना है, तो हम लोग कहाँ पर करेंगे, वर्कशॉप लाइन में करेंगे, IBL लाइन में नहीं करेंगे। तो वर्कशॉप लाइन में हम लोग ट्रेन को अनकपल करते हैं, और ट्रेन के जो मतलब जो सब सिस्टम्स होते हैं उसको हम लोग पूरी तरीके से खोल खाल के उसका मेंटेनेंस करते हैं। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें स्टैबलिंग लाइन, ये कितनी है, टोटल 29 है। स्टैबलिंग लाइन क्या होती है, ये एक ऐसी लाइन होती है जहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, ट्रेन को रात में पार्क करने का काम करते हैं। तो यहाँ पर ये जो स्टैबलिंग लाइन है ये बेसिकली नॉर्मल सी एक ट्रैक होती है जहाँ पर हम लोग ट्रेन को क्या कर देते, पार्क कर देते हैं, राइट। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें स्टैबलिंग लाइन 1 और यहाँ पर ये स्टैबलिंग लाइन 2, यहाँ पर ये जो स्टैबलिंग लाइन है जैसे हमने बात कर, इसमें टोटल 29 ट्रैक है। तो यहाँ पर स्टैबलिंग लाइन को हमने 2 तरीके से कैटेगराइज किया है, SBL1 और ये SBL2। तो यहाँ पर ये जो स्टैबलिंग लाइन 1 है इसमें बेसिकली 9 ट्रैक है, और जो स्टैबलिंग लाइन 2 है इसमें टोटल कितनी ट्रैक है, 20 ट्रैक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो SBL1 है इसमें 9 ट्रैक है, और जो SBL2 है इसमें टोटल कितनी है, 20 ट्रैक है, राइट। तो टोटल अगर हम लोग देखें स्टैबलिंग लाइन की कैपेसिटी कितनी हो गई, 29 हो गई। अभी स्टैबलिंग लाइन क्या होती है, स्टैबलिंग लाइन ये एक ऐसी लाइन होती है जहाँ पर हम लोग ट्रेन को स्टेबल करते थे जाके, और स्टेबलिंग लाइन पे ना ही हम लोग ट्रेन के छत पे चढ़ सकते हैं, ना ही ट्रेन के अंडर फ्रेम में जा सकते हैं, क्योंकि कोई पीट वीट नहीं होती है, नॉर्मल से एक ट्रैक होती है जहाँ पर ट्रेन जाके खड़ी हो जाती है। फिर उसके बाद इंटरनल हैवी क्लीनिंग शेड, इंटरनल हैवी क्लीनिंग शेड ये बेसिकली एक ही यूनिट है, मतलब एक ही ट्रैक है, तो यहाँ पर ये 1 लिखा है। तो इंटरनल हैवी क्लीनिंग शेड में हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली ट्रेन की हैवी क्लीनिंग करते हैं, और यहाँ पर भी ट्रेन जो होती है पिट के, यहाँ पर भी पिट बना होता है इंटरनल हैवी क्लीनिंग शेड में, और जो पिट के थ्रू हम लोग ट्रेन की जो अंडर फ्रेम है उसको हम लोग क्लीन करने का, या फिर मेंटेनेंस, टेस्टिंग, ओवरऑलिंग तो हम लोग नहीं करते, ओवरऑलिंग सिर्फ और सिर्फ वर्कशॉप में हम लोग करते हैं, ट्रेन की ओवरऑलिंग सिर्फ वर्कशॉप में होती है, राइट। तो इंटरनल हैवी क्लीनिंग में भी हम लोग अंडर फ्रेम को एक्सेस कर सकते हैं, ओवर फ्रेम को भी एक्सेस कर सकते हैं, बट वहाँ पे भी क्या लगा होता है, IBL के तरह OHE लगी होती है। तो जो OHE होती है उसे हमें क्या करना होता है, डीएनर्जाइज करना होता है। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें टेस्ट ट्रैक कितनी है, जो टेस्ट ट्रैक है बेसिकली एक है। अब ये टेस्ट ट्रैक क्या होती है, टेस्ट ट्रैक बेसिकली एक ऐसी ट्रैक होती है जहाँ पर हम लोग ट्रेन को टेस्ट करते हैं। मान लेते हैं जो ट्रेन है उसका हमने मेंटेनेंस किया, टेस्टिंग मेंटेनेंस हमने किया पूरी तरीके से, ट्रेन को हमने, मान लेते हैं ट्रेन का जो कंप्रेसर है, या फिर मान लेते हैं ट्रेन का ब्रेक सिस्टम नहीं चल रहा था, उसको हमने निकाला, वो ट्रेन के ब्रेक सिस्टम को हमने अच्छी तरीके से रिपेयर किया, फिर से हमने ट्रेन के ब्रेक सिस्टम को ट्रेन में लगा दिया। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें, ब्रेक तो अभी हमने लगा दिया, अभी क्या हम लोग ट्रेन को सीधा डायरेक्टली सर्विस में बेच सकते हैं, नहीं बेच सकते। तो ऐसे केस में हमें क्या करना होगा, ट्रेन को हमें टेस्ट करना होगा। तो ट्रेन को टेस्ट करने के लिए हम लोग एक ट्रैक बना देते हैं ट्रेन के यार्ड में ही, और वो जो ट्रैक होती है उसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं टेस्ट ट्रैक। अभी टेस्ट ट्रैक कितनी है, एक ही टेस्ट ट्रैक है, और जो टेस्ट ट्रैक की जो लेंथ है वो कितनी है, 615 मीटर लेंथ है। तो टेस्ट ट्रैक की जो लेंथ है वो कितनी है, 615 मीटर लेंथ, 615 मीटर की लेंथ है टेस्ट ट्रैक की। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये जो क्या बोलते हैं, जो IBL है, जैसे हमने बात किया इंस्पेक्शन बे लाइन, इसमें क्या लगी होती है, इसमें OHE लगी होती है। अभी यहाँ पर अगर हम लोग देखें, OHE के 2 टाइप होते हैं। पहला जो टाइप होता है वो होता है फ्लेक्सिबल ओवरहेड कंडक्टर सिस्टम, और दूसरा होता है रिजिड ओवरहेड ROCS, जिससे बेसिकली बोला जाता है रिजिड ओवरहेड कंडक्टर सिस्टम। रिजिड ओवरहेड कंडक्टर सिस्टम में अगर हम लोग देखें, कैंटिलीवर ऐसा कुछ नहीं होता, ना ही कैंटिलीवर होता है, ना ही स्ट्रेट ट्यूब होता है, ना ही ब्रैकेट ट्यूब होता है। जो OHE होती है उसको हम लोग रिजिडली फिक्स्ड किए होते हैं,
और यही रीज़न की वजह से हम लोग बोल रहे हैं रिजिड ओवरहेड कंडक्टर सिस्टम। तो जो इंस्पेक्शन बे लाइन है उसमें जो हमारा जो OHE है वो ROCS है, मतलब रिजिड ओवरहेड कंडक्टर सिस्टम। ये सारी चीज़ हम लोग प्रैक्टिकली देखेंगे जिसकी वजह से चीज़ें हमें बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएंगी। तो जैसे कि हमने बात किया जो इंस्पेक्शन बे लाइन है उसमें हमने ROCS का यूज़ किया है, रिजिड ओवरहेड कंडक्टर सिस्टम। फ्लेक्सिबल ओवरहेड कंडक्टर सिस्टम हमने यूज़ नहीं किया। फ्लेक्सिबल ओवरहेड कंडक्टर सिस्टम क्या होता है, जिसमें बेसिकली मास्ट लगा होता है, कैंटिलीवर अरेंजमेंट होता है, उसको हम लोग फ्लेक्सिबल ओवरहेड कंडक्टर सिस्टम बोलते हैं। और कैंटिलीवर हमें पता है फ्लेक्सिबल होता है, तो यही रीज़न की वजह से हम लोग उसे फ्लेक्सिबल ओवरहेड कंडक्टर सिस्टम बोलते हैं। बट यहाँ पर ये ROCS में अगर हम लोग देखें सारे जो इक्विपमेंट्स होते हैं रिजिड होते हैं, तो इसलिए इसको हम लोग बोल रहे हैं रिजिड ओवरहेड कंडक्टर सिस्टम। तो जो इंस्पेक्शन बे लाइन है उसमें हम लोग रिजिड ओवरहेड कंडक्टर सिस्टम का यूज़ करते हैं। तो इंस्पेक्शन बे लाइन 4 है, वर्कशॉप लाइन 3 है। वर्कशॉप लाइन में क्या होता है, जो वर्कशॉप लाइन है इसमें हम लोग सारे टेस्टिंग इक्विपमेंट्स भी रखते हैं। जो वर्कशॉप होता है उसमें हम लोग सारे टेस्टिंग इक्विपमेंट्स भी रखते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ट्रेन के ऊपर हमें टेस्ट करना होता है, ट्रेन की बोगी के ऊपर हमें टेस्ट करना होता है तो बोगी टेस्ट मशीन होती है। ट्रेन में जो स्प्रिंग लगी होती है, प्राइमरी स्प्रिंग सेकेंडरी स्प्रिंग, उसके भी ऊपर टेस्ट करना होता है, तो वो जो मशीन होती है स्प्रिंग टेस्ट मशीन, वो भी वर्कशॉप लाइन में लगी होती है। फिर उसके बाद बड़ी बड़ी क्रेन लगी होती है, राइट। सिंपल वर्ड में हम लोग बोल सकते हैं जो वर्कशॉप लाइन है, ये जो वर्कशॉप है ये एक ऐसा एरिया होता है जहाँ पर हम लोग ट्रेन को मेंटेनेंस करने के लिए जो मशीनों का जो यूज़ करते हैं वो मशीनें रखी होती है वर्कशॉप लाइन में।